हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। सब लोग कैसे हो? एकदम अच्छे हो, एकदम मजे में हो, स्टडी कर रहे हो मन लगा के, है ना? ये सारी बातें हमको बता दिया करो कमेंट में कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से चीजें समझ में भी आ रही हैं हमारे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब इस चैप्टर में। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा मास और वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, जैसे मान लो आलू लेने गए, तो आप आलू वाले से कहते हो ना कि सर 5 किलो आलू दे दो, राइट? या फिर आप अपना वेट करते हो तो आप बताते हो कि भी हमारा वेट है सर 55 किलो। तो सर क्या होता है मास और क्या होता है वेट, इस वीडियो में हम इस बात को क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मास के बारे में, ठीक है? मास क्या होता है, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, चौक किसकी बनी होती है सर? हमको पता है कि चौक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, दैट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड मास ऑफ दिस चौक। जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट किसकी बनी हुई है सर? टी शर्ट क्लॉथ की बनी हुई है। देन हाउ मच क्लॉथ इज प्रेजेंट इन दिस टी शर्ट, that amount of cloth present in this t-shirt is called mass of this t-shirt। मैंने स्पेक्ट पहना हुआ है, स्पेक्ट में क्या है सर? गिलास लगा हुआ है। then how much amount of glass is present in this spect, that amount of glass present in this spect is called mass of the spect। जैसे मेरे पास में मान लीजिए ये नोटबुक है, ओके? तो नोटबुक किससे बनती है सर? नोटबुक पेपर से बनी हुई। तो कितना पेपर प्रेजेंट है इसमें, दैट अमाउंट ऑफ पेपर प्रेजेंट इन दिस कॉपी इज कॉल्ड मास ऑफ दिस कॉपी। ओके, समझ गए मास की बात क्या होती है सर? कोई भी चीज में, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल प्रेजेंट है, दैट अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन दैट बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ दैट बॉडी। मास की जो एसआई यूनिट होती है, ओके, एसआई यूनिट ऑफ मास सबको पता है सर। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। हमने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पहले ही जो वीडियो बनाया था, लेक्चर बनाया था, उसमें हमने बताया था मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। और भी बातें हैं। मास नेवर जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है सर। अगर कोई मैटर है तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसमें मास तो जरूर होगा ही होगा। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और ध्यान रखना है हमेशा एक बात और, मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट भी रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर ये चौक 5 ग्राम की है तो ये हमेशा 5 ग्राम की रहेगी। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये रखी हुई है तो ये हमेशा 5 ग्राम की रहेगी, अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, वो अपने आप कभी भी नहीं बदलेगा। हाँ, हम कम ज्यादा करें तब बात अलग है, लेकिन अपने आप मास कम ज्यादा नहीं होगा। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। और मास होता क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो व्हाट इज मास। मास इज सर अमाउंट ऑफ मैटर। आप मटेरियल की जगह पर मैटर वर्ड भी राइट कर सकते हो। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सर कितना मटेरियल प्रेजेंट है। अगर जो डस्टर होता है स्टूडेंट, वो किससे बना होता है? लकड़ी से बना हुआ, वुड से बना हुआ होता है। तो हाउ मच ग्राम ऑफ वुड present in that duster, that amount of wood present in that duster is called mass of the duster। कोई भी चीज है आपके पास में, बुक है, बुक पेपर से बनी हुई है, नोटबुक पेपर से बनी हुई है, तो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है, that is called the mass of the object। अब बात करते हैं वेट क्या होता है सर। यूजुअल लाइफ में आप सोचते होंगे सर मास और वेट दोनों एक बात होती है हमारे लिए। तो मास कोई वेट बोलते हैं और वेट कोई मास बोल देते हैं, हमें क्या पता मास और वेट क्या होता है। तो आज हम आपके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बदलने वाले हैं। पहले मास की बात आप लोग समझ गए हो। देखो हमने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कोई प्यारा सा बच्चा है, चिंटू पिंटू में से कोई एक उठा लिया हमने, यहाँ पे लगा दिया कि चलो भाई अर्थ पे खड़े हो जाओ। तो अर्थ इस चिंटू पे क्या कर रही है? फोर्स लगा रही होगी ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
जो न्यूटन सर ने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है सर किसी हम अर्थ पे खड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ हमको खींच रही है तभी तो हम खड़े हुए हैं। अर्थ हमको नहीं खींच रही होती तो हम उड़ता ही फिरूं मैं हवाओं में कहीं, यही होता। अर्थ अगर हमको अट्रैक्ट नहीं कर रही होती तो हम सब लोग क्या कर रहे होते, हवाओं में उड़ रहे होते, पंछियों की तरह फुर फुर करके उड़ रहे होते। तो ऐसा क्यों है कि वाई वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पे खड़े हुए हैं। तो यही होता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगा रही है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगा रही है, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि वेट क्या होता है, फोर्स होता है। व्हाट इज वेट, वेट इज फोर्स। कोई पूछे आपसे वेट क्या होता है, वेट इज फोर्स, बोलो व्हाट इज वेट, वेट इज फोर्स। लेकिन कौन सा फोर्स, कौन लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, फोर्स exerted by earth। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है on the object। ओके, weight is force exerted by the earth on the object। ऐसे बोलिए weight, what is weight, force exerted by the earth on the object is called weight of the object। या फिर आप ऐसे बोलिए, ठीक है। अब weight क्या है सर, वेट तो फोर्स है। तो मुझे बताओ वेट की जो एसआई यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्या आप लोग सोच के बताओगे। सर फोर्स की एसआई यूनिट होती थी न्यूटन। सेकंड चैप्टर में हमने खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो वेट की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, न्यूटन। वेट की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सर वेट क्या होता है, फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। दैट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब वेट है तो वेट कैसी क्वांटिटी होगी, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेट कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने बताया था सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स में डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यहाँ पर मास के बारे में हम बताना भूल गए थे, आप बता देते हैं। मास इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वेट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यस, वेट कैन बी चेंज, वेट कैन बी जीरो। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है। हम बता भी देते हैं, एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओगे तो वहां पर उसका वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेट कैन बी चेंज, एक पॉइंट आप लिख लेना, मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बट वेट कैन बी चेंज। जैसे सर अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट मान लीजिए 100 न्यूटन है, तो क्या अगर इस ऑब्जेक्ट को हम मून पर लेके जाएंगे तो मून पर भी 100 न्यूटन होगा क्या, तो आंसर है नो। मून पर इसका वेट कुछ और होगा। आप किसी और प्लेनेट पे लेके जाओगे वहां पर वेट अलग होगा। अच्छा, वेट क्या है, फोर्स है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स F इक्वल ma होता है या mg होता है, हमने बताया हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इस फोर्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, W लिखा जा सकता है। ठीक है, फोर्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, W लिखा जा सकता है। तो वेट का एक फॉर्मूला भी आ गया, W इक्वल क्या हो गया, mg। वेट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से समझ लीजिए, पहला वेट डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, दूसरा वेट डिपेंड कर रहा है g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। g किस पे डिपेंड कर रहा है, W एक मास पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू। और g की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग होती है, इसीलिए W मतलब वेट हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग प्लेनेट की तो बात छोड़ दो, हमारी अर्थ पे ही बात करोगे तो अर्थ पर ही वेट किसी पॉइंट पर कुछ और होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग होता है। हम आने वाले टॉपिक में इस बात को बताएंगे भी, पोल पर कुछ और होता है, इक्वेटर पर कुछ और होता है। तो सबसे पहले वेट और मास के बारे में बेसिक बातें क्लियर होंगी। सर वेट क्या होता है, वेट फोर्स होता है। बोलो 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 बोलो, वेट क्या होता है, वेट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है उस फोर्स को बोला जाता है वेट। वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होनी चाहिए। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी चेंज। लेकिन मास के बारे में ये सारी बातें नहीं है, इनको राइट करो, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे मास और वेट के टॉपिक को और अच्छे से हम क्लियर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 kg देन फाइंड इट्स वेट।
कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया गया है, कितना किलो का है ऑब्जेक्ट का मास, 50 किलो का है, आपको वेट की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो वेट W इक्वल क्या हो जाएगा, mg, हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है। मास की वैल्यू 50 है, g की वैल्यू 9.8 होती है, सबको पता है। पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 5 जा 40 एंड 9 5 जा 49 न्यूटन। ध्यान रखना बच्चों, वेट की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन राइट करनी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर और लेते हैं। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 600 न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट का वेट आपको गिवन है 600 न्यूटन है, देन फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। आपको वेट की वैल्यू गिवन है 600 न्यूटन, जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी हुई है, और आप लोगों को मास की वैल्यू पता करनी है। तो W इक्वल, फिर से फॉर्मूला लगाइए, W इक्वल mg, 600 वेट है, मास आपको पता करना है, जी की वैल्यू 10 गिवन है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास की यूनिट क्या हो गई 60 किलोग्राम। ओके, इस तरह से आपको जब वेट दिया जाए तो आप मास पता कर सकते हो, और मास दिया जाए तो आप वेट पता कर सकते हो। यहीं पर एक क्वेश्चन और है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। मास में और वेट में आपको डिफरेंसेस राइट करने हैं। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप लोगों को अभी से बता दे रहे हैं। मास और वेट में डिफरेंस राइट करिए। तो क्या होता है सर, पहला मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन ए बॉडी। ओके, किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इज मास। एंड वेट क्या होता है, फोर्स होता है। सर कौन सा फोर्स होता है, एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पर ये बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा पॉइंट, मास की एसआई यूनिट क्या होती है सर, एसआई यूनिट आप लोगों को याद आनी चाहिए, एसआई यूनिट किलोग्राम होती थी, बट वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। चलो ये बात भी हमने बता दी। मास कैसी क्वांटिटी है, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट कैसी क्वांटिटी है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर मास कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी नहीं बदलता किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेट कैन बी चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो सकता है। ओके, आप ये भी लिख सकते हो, मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंस भी आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली बता रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज ऑन गोइंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज ऑन गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल पर जाने पर जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे होता है। देखिए हम बताते हैं, सब लोगों को पता है ना कि जो अर्थ है स्टूडेंट हमारी, वो कैसी है, वो कुछ इस तरह से है, एलिप्स टाइप है ना, एलिप्टिकल टाइप है, जैसे अंडा होता है इस तरह से। अर्थ एकदम गोल नहीं है ना, अर्थ स्फीयर नहीं है, अर्थ कैसी है, एलिप्टिकल है। और इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, आई होप आप लोगों को पता होगा सर, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, आई होप ज्योग्राफी में आप लोगों ने ये सारी बातों को कभी ना कभी पढ़ा होगा कि सर इनको इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पर है या अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर है, या कोई पर्सन पोल से इक्वेटर पर जा रहा है, इक्वेटर से पोल पर जा रहा है, तो जो जी की वैल्यू होती है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, हमें आप लोगों को ये समझाना है। देखो यहाँ पर रेडियस बच्चों ये है और यहाँ पर रेडियस ये है। ठीक है, हमने एक रिलेशन बताया था स्टूडेंट, कैपिटल जी और स्मॉल जी में, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। जी में रिलेशन बताया था हमने, किस में रिलेशन बताया था, जी में। देखो क्या बताया था, जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ। ये रिलेशन हमने आपको पीछे वाले वीडियोस में निकाल के दिखाया हुआ था, ड्राइव भी कराया था कि ये रिलेशन कैसे आया था। इस रिलेशन से हमको पता क्या चल रहा है, देखो जो वैल्यू ऑफ जी है वो रेडियस ऑफ अर्थ पे कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सर क्लियर पता चल रहा है, जी की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी। जैसा कि आप इक्वेटर पे देख पा रहे हो, इक्वेटर पर आर क्या है, ज्यादा है,
इक्वेटर के लिए रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, ज्यादा है, और पोल के लिए रेडियस ऑफ कितनी है, कम है। तो सर इक्वेटर पर आर की वैल्यू ज्यादा है। जब आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी। क्लियर, पता चल रहा है। पोल को देखो, पोल पर आर की वैल्यू इक्वेटर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। जब आर की वैल्यू कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। यही है जी में वेरिएशन की तरह पोल पर और इक्वेटर पर जाएंगे हम तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। लिख सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर जी indirectly depend on आर ई स्क्वायर। ठीक है, जी आर ई स्क्वायर पर कैसे डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। एट इक्वेटर, इक्वेटर पर देखिए आर ई क्या है, आर ई इज मोर। जब आर ई मोर है तो जी कैसा होगा, जी इज लेस। जब आर ई ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखो डायरेक्ट डिपेंडेंस इनडायरेक्ट डिपेंडेंस हमने आप लोगों को सेकंड लॉ में पढ़ाया हुआ है, डिटेल में डिस्कशन किया है, उस बात को हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करने का मतलब है टाइम खराब करना, और वो तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो जब आज आप लोग वहां से देखिए क्या होता है डायरेक्ट डिपेंडेंस और क्या होता है इनडायरेक्ट डिपेंडेंस। जब आर ई की वैल्यू ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी। एट पोल्स क्या है, एट पोल्स क्या है, आर ई इज लेस। आर ई क्या है, इज लेस। तो जब आर ई कम है तो जी की वैल्यू क्या होगी, सो जी इज मोर। ठीक है, एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देनी है कि इस फॉर्मूले से हमको ये पता चल रहा है सर कि पहले जो जी की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ पर कैसे डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। इक्वेटर पर रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा है, पोल्स पर रेडियस ऑफ अर्थ कम है। जब रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी, रेडियस ऑफ अर्थ कम होगी, जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। एक दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, चिंटू पिंटू, वही चिंटू पिंटू हमने फिर से ले लिए। चिंटू ने कहा एक दोस्त पोल पर रहता है और एक दोस्त इक्वेटर पर रहता है। तो चिंटू ने कहा पोल वाले से कि भाई तुम हमारे लिए थोड़ा सा सोना लेके आना। पोल पर पोल वाला अपने पास से सोना लेगा और इक्वेटर वाले के पास पहुंच जाएगा। अब जरा सोच के बताओ, जब इक्वेटर पे पहुंचेगा तो उसका जो वेट होगा वो उतना ही होगा जितना उसने पोल पर लिया था, या उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। देखो समझो, वेट का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल mg। मास तो फिक्स रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, बट जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, अगर जी की वैल्यू कम होगी तो W की वैल्यू भी क्या होगी, कम, क्योंकि W जी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर जी की वैल्यू कम होगी तो W की वैल्यू भी कम होगी, जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो W की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? फिर समझ लीजिए, जैसे आपने मान लो मास 10 kg का है, ओके, और जी की वैल्यू कहीं पर आपने लगाई है 9.8, ओके, तो W कितना आएगा भाई, 98 न्यूटन। और कहीं पर आपने मास तो 10 है और जी की वैल्यू है कहीं पर 10, तब कितना आ गया, 100 आ गया। तो जब जी की वैल्यू ज्यादा है तो वेट की वैल्यू भी ज्यादा आ रही है ना। समझ गए बात को? W जी पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, तो सर अगर जी की वैल्यू ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा आएगा, और जी की वैल्यू कम है तो वेट भी कम होगा। तो यही बात आप लोगों को यहां से समझो। जी की वैल्यू पोल पर क्या है बच्चों, कम है। जब जी की वैल्यू पोल पर कम है तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द पोल विल ऑल्सो बी लेस। अगर हमने कुछ सामान खरीदा हुआ है और उसको पोल पे लेके जाएंगे तो उसका वेट कम आएगा। इक्वेटर पे लेके आएंगे उसको, भाई इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है। जब जी की वैल्यू ज्यादा है तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है, जी की वैल्यू कम है तो सर डब्ल्यू की वैल्यू भी कम होगी। इज दैट क्लियर? जी की वैल्यू कम है तो डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू ज्यादा है तो डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मतलब पोल पर और इक्वेटर पर भी मास क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कहने का मतलब ये है, यही तो मैंने बताया था। तो मास नहीं वेट, ये वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज अर्थ पर ही वेरी कर रहा है सर, किसी और प्लेनेट की तो बात छोड़ दो। पोल पर और इक्वेटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग। पोल पर क्या आएगा, तब पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा है तो पोल पर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी ज्यादा आएगा। इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है तो इक्वेटर पर भी जी की वैल्यू कम ही, सॉरी वेट की वैल्यू भी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कम होगी। तो ये वेट और मास के बारे में आप लोग ध्यान रखोगे सर, वेट क्या होता है और मास क्या होता है, कैसे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है पोल पर जाने पर और इक्वेटर पर जाने पर। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, पोल पर आर की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू कम है तो सर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो डब्ल्यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इक्वेटर पर आर की वैल्यू ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है तो सर जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी तो डब्ल्यू की वैल्यू भी कम होगी। तो ओके, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं।